मोदी सरकार को सन 2014 में लोकसभा चुनाव जिताने वाले बाबा रामदेव का कहना था कि मोदी सरकार बनते ही विदेशों में पड़ा काला धन लाया जाएगा और हर भारतीय के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। मगर देश की जनता को क्या पता था कि उनके बैंकों में काला धन तो आने से रहा, लेकिन बचा खुचा पैसा भी मोदी सरकार नोटबंदी के माध्यम से झपट लेगी। और वही रामदेव मोदी सरकार के कार्यकाल में बाबा की जगह लाला रामदेव और अब रियल एस्टेट के बेताज बादशाह बन जाएंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार। याद कीजिए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले का समय, जब बाबा रामदेव काले धन की मुहिम चलाया करते थे। साल 2014 के चुनाव से पहले बाबा रामदेव कहा करते थे कि मोदी सरकार के बनते ही 100 दिनों के अंदर देश में काला धन आ जाएगा और हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। यही बाबा रामदेव, जिस पतंजलि ग्रुप का चेहरा है और संस्थापक सदस्यों में से एक है, उसकी काली कमाई को लेकर के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की दुनिया में बहुत ही शानदार काम करने वाली द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से श्री गिरीश जालिहाल और तपस्या की छानबीन से खुलासा हुआ है कि बाबा रामदेव के परिवार के लोगों और करीबियों ने सेल कंपनियों के जरिए कई एकड़ जमीन की खरीद बिक्री की, बाबा रामदेव को रियल एस्टेट की दुनिया का बादशाह बना दिया। तो चलिए इस वीडियो में इसी छानबीन पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे देश के ज्यादातर लोग किसी की देह पर भगवा कपड़ा देखकर और बड़ी हुई दाढ़ी देखकर उसे साधु संत समझ लेते हैं। यह भोलापन इतना बड़ा है कि जिन्हें भेष के आधार पर लोग साधु समझते हैं, उन्हें साधु होने का अर्थ तक पता नहीं होता है। उन पर धर्म के आड़ में धंधा करने का आरोप लगातार लगता रहता है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने अपनी छानबीन की रिपोर्ट में लिखा है कि बाबा रामदेव को भारत में योग गुरु के तौर पर जाना जाता है, मगर दिल्ली से सटे मांगर नाम के गांव में उन्हें रियल एस्टेट की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। वहां के प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि बाबा के लिए काम करने वाले लोगों ने यहां पर रियल एस्टेट के धंधे का बाबा के लिए पूरा का पूरा कारोबार खड़ा कर दिया है। बाबा रामदेव रियल एस्टेट दुनिया के बादशाह कैसे बन गए? उन्हें रियल एस्टेट का बादशाह बनाने में सेल कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो थोड़ा इस सेल कंपनियों के बारे में समझ लेते हैं। यह कंपनियां केवल पन्नों पर होती हैं, लेन देन होता है, मगर यह नहीं पता चलता कि इन कंपनियों का असली मालिक कौन है, इन कंपनियों के जरिए किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन कंपनियों का बनाने का मकसद भी यही होता है कि सब कुछ बैंकिंग चैनल के जरिए हो, मगर यह ना पता चले कि पैसे का असली मालिक कौन है, असली फायदा किसे मिल रहा है। बड़े बड़े कारोबारी और अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए इन कंपनियों का निर्माण करते हैं। सरकार और लोगों को यह बताने से बचने के लिए कि उन्होंने पैसा कहां से कमाया है और कहां पर लगा रहे हैं, इन कंपनियों को बनाते हैं। एक तरह से समझिए तो वही काला धन जिसकी चर्चा बाबा रामदेव साल 2014 से पहले खूब किया करते थे, उस काले धन को बनाने और बचाए रखने का सबसे प्रमुख उपायों में से एक बड़ा उपाय यह सेल कंपनियां हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी छानबीन में पाया कि पतंजलि ग्रुप से जुड़ी हुई कई सारी सेल कंपनियां हैं। कागज पर यह कंपनियां जिस बिजनेस को करने का दावा करती हैं, असल दुनिया में वह ऐसा कोई काम नहीं करती हैं। इन्हीं सेल कंपनियों में पैसे का मालिक कौन है, यह छुपाने के लिए पैसा डाला जाता है। इसी पैसे से इन सेल कंपनियों ने दशकों से दिल्ली के लिए फेफड़े के तौर पर काम करने वाली अरावली के मांगर के इलाके में कई एकड़ जमीन खरीदी है। इन जमीनों को खरीद कर बेचा है। बेचकर जो पैसा मिला है, उस पैसे को फिर से दूसरे सेल कंपनी में लगाया है। उससे फिर से अरावली के इलाके में जमीन खरीदने बेचने का काम किया है। मतलब नरेंद्र मोदी के राजकाज के दौर में काला धन से मुक्ति दिलवाने की बात करने वाले बाबा रामदेव काला धन से मुक्ति तो नहीं दिलवा पाए, मगर वह जिस कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से एक और ब्रांड प्रमोटर हैं, वह कंपनी काला धन बनाने और बढ़ाने के काम में लगी हुई है। थोड़ा मांगर की जमीनों के बारे में भी समझ लेते हैं। मांगर दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, फरीदाबाद जिले में पड़ता है। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा से पास होने के कारण यहाँ की जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। जंगलों से भरा हुआ है और अरावली की पहाड़ियों पर मौजूद है। अगर आदर्श तौर पर नियम कानून बनते और लागू होते तो मांगर गांव को फॉरेस्ट लैंड का दर्जा मिल चुका होता। फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ के तहत इस इलाके को सुरक्षा मिलती, मगर यह इलाका दिल्ली के नजदीक है। रियल एस्टेट के कारोबारियों के लिए इलाका पैसा छापने वाली मशीन की तरह साबित हो रहा है। शायद इसीलिए प्रदूषण की दृष्टि से बदतर होते दिल्ली का मिजाज भी इस इलाके को फॉरेस्ट लैंड के तौर पर तब्दील कर देने में कामयाब नहीं हो पाया है। अगस्त 2023 में मोदी सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ में इस तरीके से बदलाव किया जिसकी वजह से अनधिकृत ही सही
मगर संभावित फॉरेस्ट लैंड की कैटेगरी में आने वाले इस इलाके को फॉरेस्ट लॉ कंजर्वेशन के तहत जो थोड़ी बहुत सुरक्षा मिलती थी, उस सुरक्षा को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब यह इलाका कमर्शियल फायदे के लिए पूरी तरह से खोला हुआ है। रही सही कसर हरियाणा की भाजपा सरकार ने पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1996 में आदेश दिया था कि जमीन की किसी भी टुकड़े पर अगर जंगल है तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। मांगर की जंगल वाली जमीन में खरीद बिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश अड़चन की तरह काम कर रहा था। हरियाणा की भाजपा सरकार ने चुपचाप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़े अड़चन को हटाने का काम किया, जिसका अंतिम फायदा पतंजलि ग्रुप और दूसरे रियल एस्टेट के कारोबारियों को मिला है। बाबा रामदेव हरियाणा सरकार के गठबंधन को एक उदाहरण से समझिए। साल 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाने का ऑफर दिया, मगर बाबा रामदेव ने नया दर्जा लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अब तो पीएम हमारा है, पूरी कैबिनेट हमारी है, हरियाणा के सीएम हमारे हैं, तो बाबा को बाबा ही रहने दीजिए। बाबा रामदेव के कथन पर गौर से सोचिएगा और सोचिएगा कि बाबा रामदेव और हरियाणा सरकार के बीच कितने गहरे संबंध होने की संभावना है और कहां कहां पर इन संबंधों से बाबा रामदेव को फायदा मिलता होगा। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने कॉर्पोरेट रिकॉर्ड की छानबीन कर यह पता लगाया है कि पतंजलि के साम्राज्य से जुड़ी तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ऐसी सेल कंपनियां हैं जिन्होंने मांगर गांव के इलाके में जमीन खरीदने और बेचने का काम किया है। राज्य के डिजिटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि कम से कम 14 सेल कंपनियों ने मांगर गांव के इलाके में 142 एकड़ जमीन अपने कब्जे में रखा है। चूंकि डिजिटल रिकॉर्ड बहुत देरी से अपडेट होती है, तो यह भी संभावना है कि पतंजलि ग्रुप से जुड़ी सेल कंपनियों का इससे ज्यादा जमीन पर कब्जा हो। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने पतंजलि साम्राज्य से जुड़ी एक सेल कंपनी की छानबीन की और यह पता लगाया कि उसमें पैसा कहां से आता और वह पैसा खर्च कहां पर हो रहा है। इस सेल कंपनी का नाम है पतंजलि कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना साल 2009 में बाबा रामदेव के भाई राम भारत और बाबा रामदेव के सबसे खास सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सीईओ आचार्य बालकृष्णन ने की थी। आचार्य बालकृष्ण और भरत राम का कहना है कि यह कंपनी पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, मगर पिछले 12 साल का रिकॉर्ड बताता है कि इस कंपनी ने पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया है, केवल और केवल जमीन खरीदने और बेचने का काम किया है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली कंपनी अपने काम के लिए पट्टे पर जमीन ले सकती है या जमीन खरीद सकती है, मगर जमीन खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकती है। मगर पतंजलि कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पैकेजिंग का काम नहीं किया, बल्कि जमीन खरीदने और बेचने का काम किया है। साल 2011 तक पतंजलि नेटवर्क के जरिए मिले पैसे से पतंजलि की कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की सेल कंपनी के पास मांगर गांव के तकरीबन 70 एकड़ जमीन का मालिकाना हक था। यह तो केवल एक कंपनी हुई। इसी तरह की कई सेल कंपनियों के जरिए बाबा रामदेव के करीबी और उनके परिवार वालों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। हाल फिलहाल पतंजलि परिधान प्राइवेट लिमिटेड के पास 32 एकड़ जमीन है, धुमावती इंटरप्राइजेज के पास 16 एकड़ जमीन है, गौरी सुता प्राइवेट लिमिटेड के पास 19 एकड़ जमीन है। इस तरह दर्जनों सेल कंपनियां हैं जिसके जरिए पतंजलि ग्रुप की जमीनों की दुनिया में कालाबाजारी चल रही है। एक और सेल कंपनी है जिसके जरिए बाबा रामदेव के भू साम्राज्य का द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने खुलासा किया है। पतंजलि से जुड़ी इस सेल कंपनी ने 352% का प्रॉफिट बनाया है। कंपनी का नाम है कनखल आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी 2006 में बाबा के करीबी आचार्य बालकृष्ण और स्वामी मुक्तानंद द्वारा बनाई गई थी। कागज पर तो कंपनी को आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए बनाया गया था, लेकिन बिना यह काम किए ही कंपनी अमीर बन गई। यह बाबा का जादू था, जिनके प्रवचन सुनकर समाज तो ढंग का नहीं बन सकता, मगर उन्होंने अपनी हरकतों से खूब ज्यादा पैसा छापा है। बालकृष्ण ने अन्य फर्मों की तरह कनखल आयुर्वेद में भी पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन कंपनी असली काम करने की बजाय मांगर इलाके में जमीन की खरीद बिक्री से प्रॉफिट बनाती रही और अमीर बनती रही। 2009 और 2011 के बीच कनखल आयुर्वेद ने मांगर में 43 एकड़ से अधिक की जमीन खरीदी। फिर अगस्त 2011 में उसने 40 एकड़ जमीन दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंपनी टोपाज बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। इस पर उसे तकरीबन 352% का मुनाफा हुआ। अंत में चलते चलते इस खुलासे के बाद बाबा रामदेव से जुड़ी एक और खबर आई है, उसे जान लीजिए। कोरोना के दौर में बाबा रामदेव को आपने एलोपैथिक दवाइयों का मजाक उड़ाते हुए जरूर देखा होगा। यह भी सुना होगा कि वह एक ऐसी दवा की इजाद करने का दावा कर रहे थे जो कोरोना के लिए रामबाण साबित होगी।
इसी तरह पतंजलि ग्रुप के ढेर सारे ऐसे विज्ञापन हैं जो भ्रामक दावा करते हैं। इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण जारी रहेगा तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके बाद बाबा रामदेव ने इस फैसले पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम कोई गलत प्रचार नहीं कर रहे हैं। कुछ डॉक्टरों ने एक समूह बनाया है जो लगातार योग आयुर्वेद के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। गौर करने वाली बात यही है कि अगर बाबा रामदेव की जगह कोई दूसरा होता तो क्या वह इस तरह का प्रचार कर पाता? क्या कोरोना के दौर में जब पूरी दुनिया कोरोना के वैक्सीन को बनाने में लगी हुई थी तब कोई बाबा उस तरह का दावा कर पाता जिस तरह का दावा बाबा रामदेव करते थे? क्या सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी कोई आम नागरिक इस तरह की बातें कर सकता है कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है? जिस तरह की हरकतें बाबा रामदेव और पतंजलि ग्रुप ने की है, उस तरह की हरकतें अगर कोई विपक्ष का नेता करता तो क्या अब तक वहां ईडी और सीबीआई की टीम नहीं पहुंच गई होती? इस तरह के सवालों को अगर आप सोचते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा रामदेव और भाजपा सरकार के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है। बाबा रामदेव भाजपा सरकार के हिंदू सेना के सैनिक हैं, कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखकर सोचिए कि क्या बाबा रामदेव के खिलाफ ठोस छानबीन होगी, क्या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी? शुक्रिया। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप सलारिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।